देखो, जब भी किसी बच्चे में स्पीच का इश्यू होता है, ठीक है? तो होता ये है कि हम है ना जब स्पीच करा रहे होते हैं, तो हम किसी भी कंडीशन का बच्चा हो, तो हम एक तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं बच्चे के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बच्चा अलग-अलग होता है, हर बच्चे की मेंटल एबिलिटी अलग-अलग होती है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग-अलग होता है। अब आपका मान लीजिए बच्चा ऑटिज़्म है, एक बच्चा ऑटिज़्म के फीचर्स दिखा रहा है, एक बच्चा सीपीए है, एक बच्चा डाउन सिंड्रोम है, एक बच्चा डेवलपमेंटल डिले है, ठीक है? तो हमें इन तीनों तरीके से समझना पड़ेगा, ये 4-5 जो हमारे पास जो भी कंडीशन है या कैसा भी कंडीशन है, हमें ना हर कंडीशन के ऊपर अलग-अलग स्पीच का एक कॉन्सेप्ट लेके चलना होता है। ऐसा नहीं मान सकते कि जैसे आप ऑटिज़्म के बच्चों को आप स्पीच करा रहे हैं, वैसे सीपी को करा देंगे। सीपी को जैसे करा रहे हैं, आप डाउन सिंड्रोम को करा देंगे। हर बच्चे में एक एबिलिटी अलग-अलग है, हर बच्चे का ब्रेन लेवल अलग है, हर बच्चे का स्किल सेट अलग-अलग है। तो हमें हर बच्चे को जब स्पीच कराना है ना, तो बिल्कुल अलग-अलग तरीके से कराना है, एक तरीके से नहीं कराना। अब वो कौन से तरीके हो सकते हैं, किस कंडीशन के लिए कैसे तरीके हो सकते हैं? देखिए, यही आज हम सीखेंगे कि हम किस बच्चे में ना कैसा काम करें, और अगर मेरा बच्चा चाहे सीपी हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, चाहे डेवलपमेंटल डिले हो, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे मेंटली रिटार्डेड हो, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, चाहे जेनेटिक कंडीशन हो, कोई पीडियाट्रिक कंडीशन हो, हमें कोई से भी कंडीशन के ऊपर कौन सी कुछ स्ट्रैटेजी है, कौन से ऐसे कुछ स्टेप है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में समझेंगे। चाहे किसी भी तरीके का बच्चा हो। तो आप थोड़ा समझना इस चीज़ को कि एक है ना बच्चा है जिसका न्यूरॉन जो प्रोसेस है वो स्लो है, ठीक है? न्यूरॉन प्रोसेस स्लो होने का मतलब कि जब वो किसी पे ब्रेन यूज़ करता है, तो जो उसका न्यूरॉन काम करता है किसी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए, वो स्लो करता है। यानी कि जब वो किसी चीज़ को सीखता है, तो थोड़ा टाइम लगाता है सीखने में। वो टाइम क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसके ब्रेन के जो प्रोसेस है या न्यूरॉन के जो प्रोसेस है वो स्लो एक्शन ले रहे हैं। अब जब आप बच्चों को सिखाने वाले होगे ना, तो हमें डिपेंड करता है कि किस कंडीशन का बच्चा है और वो कितनी बार में सीखना चाह रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ऑटिज़्म में भी कैटेगरी होती है, क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे हम बात करें कि माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, सीवियर होते हैं, या आप सीपी में भी बात करें तो कितने तरह की कंडीशन होती है। डाउन सिंड्रोम में भी काफ़ी सीवियरिटी होती है, काफ़ी माइल्ड होते हैं, मॉडरेट लेवल पे भी होते हैं बच्चे। डेवलपमेंटल डिले पे भी बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे एक स्टेजेज होते हैं। आईक्यू का भी एक स्टेजेज है। तो हमें ये समझना पड़ता है कि आप पहले ये देखिए कि मेरे बच्चे का ब्रेन लेवल क्या है, स्किल सेट क्या है उसके अंदर, ठीक है? फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे सीखने की कोशिश करेगा। यानी कि मान लीजिए अगर मैं बोलूँ आपका बच्चा माइल्ड है, तो माइल्ड वाला बच्चा 5 रेपिटेशन के साथ सीख जाएगा। मॉडरेट वाला बच्चा 10 रेपिटेशन लेगा। सीवियर वाला बच्चा 20 रेपिटेशन लेगा, ठीक है? किसी स्पीच को सीखने के लिए। लेकिन अगर हम ये सोचें कि सीवियर वाला बच्चा है, यानी कि मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ता है और मेरा बच्चा स्पीच 5 बार में बोलने पे कर जाएगा, वैसा नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ता है कि नहीं, अगर आपका बच्चा 20 रिपीटेशन माँग रहा है ना किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो उसको हमें देना है, हमें पीछे नहीं हटना उस चीज़ से। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने 5 रिपीटेशन दिया और हम थक जाते हैं और हमें लगता है कि मेरा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा। नहीं, आप ये देखो कोई चीज़ सिखाने से पहले कि आप एक मोटिवेशन रखो कि नहीं, मेरे बच्चों को ये चीज़ सिखाना, और नोटिस करो कि वो कितनी बार में सीखा। सिखाने के तरीके हैं, क्या-क्या स्टेप पकड़ेंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। लेकिन क्या-क्या स्टेप ले रहा है वो, और वो किस-किस स्टेप से जाने की कोशिश कर रहा है, और अब वो कितना रिपिटेशन माँग रहा है। अगर आपका बच्चा 20 रिपिटेशन माँग रहा है और आपने 5 रिपिटेशन देके उसको छोड़ दिया, तो यानी बच्चा नहीं सीखेगा। तो स्पीच पे जब भी हम काम करते हैं ना, स्पीच पे आने से पहले बच्चे के अंदर ना कुछ स्किल सेट होते हैं। जैसे आपने देखा बच्चा 1 ईयर का बच्चा 2 वर्ड या 1 वर्ड बोल जाता है, ईज़िली बोल जाता है। लेकिन उससे पहले उसे कुछ स्किल सेट डेवलप हो चुके होते हैं जो कि हम ध्यान नहीं देते। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर आप मान लीजिए बच्चे का आई कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है? अगर बच्चे का आई कॉन्टैक्ट नहीं है तो बच्चा कैसे ध्यान देगा आपकी तरफ? बच्चा देखेगा ही नहीं, नोटिस ही नहीं करेगा कि आपने क्या कहा, कैसे कहा, क्या कह रहे हो? क्या आपका कहने का वे है, या आप माउथ को कैसे ओपन कर रहे हो? क्या आप बोलना चाह रहे हो? आप कैसे मेरे से रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हो? बच्चा आई कॉन्टैक्ट ही नहीं करेगा तो उन सब चीज़ों को भी फ़ोकस नहीं करेगा। तो जब बच्चा 6 मंथ का होता है ना, तो नोटिस करो कि 2 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा,
9 महीने का बच्चा क्या क्या कर जाता है स्पीच आने से पहले। जब वो सारी चीज़ें आ जाती है ना, तब जाकर बच्चे में वन वर्ड आना स्टार्ट होता है, तब जाके वन वर्ड आता है। तो होता क्या है, कौन कौन से ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं जो कि बच्चों में आ जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि बच्चों में आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर कोई बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है और आप स्पीच कराए जा रहे हो, तो वेस्ट ऑफ टाइम है, कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? बच्चे का ना देखना बहुत ज़रूरी है आपकी तरफ, क्योंकि बच्चा जब देखता नहीं है ना, वो सीखेगा नहीं। देख इधर रहा है, बोल इधर रहे हो, यानी इन्फॉर्मेशन इधर की भी आ रही है, इधर से भी आ रही है इन्फॉर्मेशन। तो किस इन्फॉर्मेशन को पहले लेना है, किस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके उस पर रिस्पॉन्स देना है, बच्चा समझ नहीं पाता। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ती है हमें। और हमें ये भी समझना होता है कि जैसे मान लीजिए आई कॉन्टैक्ट किया बच्चे ने, ठीक है, आपका बच्चा आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, लेकिन जब आई कॉन्टैक्ट कर रहा है और आपने कुछ बोला उसको या कुछ दिखाया, ठीक है, तो क्या बच्चा उसको इमिटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिजिकली इमिटेट करने की कोशिश करो। पहले पहले ओरल मोटर इमिटेशन पे मत आओ, पहले फिजिकली इमिटेट करो, बड़े बड़े ग्रोस मोटर इमिटेट करो। जैसे आपने हैंड्सअप किया, आपने लेग आगे किया, आपने बैंड किया अपने बॉडी को, तो क्या बच्चा सेम टू सेम कॉपी कर रहा है आपको। हमें ना फिजिकल लेवल पे इमिटेट नहीं करते, और हम सोचते हैं कि ओरल मोटर लेवल पे इमिटेट हो जाएगी चीज़ें, और फिर हम बैठा के आई कॉन्टैक्ट करवा देते हैं, और फिर हम लोग ओरल मोटर इमिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। पहले देखो कि हायर लेवल के इमिटेशन, जैसे हम बोलेंगे ग्रोस लेवल के इमिटेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर ग्रोस लेवल पे कर पा रहा है तो फिर फाइन लेवल पे ओरल मोटर आता है, फिर फाइन लेवल पे इमिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें समझनी होती है हमें। अब इमिटेट कर रहा है बच्चा आपका, आई कॉन्टैक्ट कर रहा है। अब ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे इमिटेशन के साथ साथ कि आपका बच्चा उस वर्ड को, जब आप बोल रहे हो किसी भी वर्ड को, क्या उस पर एक्शन ले रहा है। समझना ज़रा। अगर मान लीजिए आपने बोला कि ये उठाया, ठीक है, आपने उठाया, हैंड टू हैंड उठाया, आपने सिखाया 10 बार कि ऐसे उठाते हैं, बच्चा समझ रहा है, अब वो उठा भी रहा है, और वो जब आप इमिटेट नहीं कर रहे हो तो भी वर्ड पे सुन के वो काम कर रहा है, यानी कि उस वर्ड को लेके उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अब जब वर्ड को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो आपको सुनने की कोशिश करेगा, एक लिसनिंग हैबिट बन जाती है, ठीक है। लिसनिंग हैबिट ही नहीं है बच्चों में। लिसनिंग हैबिट का मतलब समझ लेना, एक ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स होता है जिसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। उस स्टेप पे काम करने की जरूरत पड़ती है जब भी हम स्पीच पे आते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स, ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स पे काम नहीं हुआ बच्चे के, तो बच्चा वो वर्ड नहीं बोलेगा, वो टू वर्ड नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो प्रोसेसिंग जो स्किल्स है वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। ऑडिटरी फिगर ग्राउंड, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ऑडिटरी क्लोजर, ऑडिटरी मेमोरी, बहुत तरह के क्लासिफिकेशन, इंटीग्रेशन, ऑडिटरी विजुअल कोऑर्डिनेशन, बहुत तरह के स्टेप होते हैं उसमें, ऑडिटरी सीक्वेंसिंग। तो क्या बच्चा ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स को फोकस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ये समझने की जरूरत पड़ती है हमें। तो जब मैंने ये बोला कि आप इमिटेट करना सीख गया, बच्चा को आपने बताया कि किस वर्ड पे कैसे एक्शन लेना है, और वो उस वर्ड पे एक्शन ले रहा है बच्चा, यानी कि आपका बच्चा वो लिसनिंग हैबिट में आ रहा है, यानी कि आपका बच्चा अब सुनने की टेंडेंसी में आ गया, वर्ड को सुन रहा है और उस पर एक्शन ले रहा है, यानी कि उसको अब दिमाग में जा रही चीज़ें। अब आपका बच्चा जब एक्शन लेने लग गया, चीज़ें समझने लग गया, तो फिर अब आता है कि क्या बच्चा बोलेगा। बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नीड बननी स्टार्ट हो जाएगी। जब बच्चों को वर्ड समझ में आने लग जाता है ना, तो वहाँ से बन जाती है नीड, और जब नीड बनना स्टार्ट हो जाती है तब जाके बच्चों में स्पीच आना स्टार्ट हो जाती है। नीड कैसे बनती है, आप इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नीड बनाने के बहुत तरीके होते हैं वैसे, लेकिन पहले हम ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स पे काम कर लेते हैं, फिर हम आते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स पे, ठीक है। जब मेरे बच्चों में लिसनिंग हैबिट हो जाता है और मेरा बच्चा रिसेप्टिव लैंग्वेज की तरफ आ जाता है, थोड़ा बहुत उस समझने लग जाता है, तब हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल उठाते हैं, नेक्स्ट स्किल्स उठाते हैं, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स। अब फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स को जब आप समझते हैं ना, तो इस पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगाने की कोशिश करते हैं। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स का मतलब कि बच्चा जब भी कोई वर्ड पकड़ेगा तो उस वर्ड का जो लेटर है, क्या उसको वो समझ में कैच करने की कोशिश कर रहा है। जैसे सपोज दैट आपने बोला पेन, और आपने बोला कैन, तो पेन और कैन में क्या डिफरेंशिएशन ले पा रहा है, और वो कनेक्ट कर पा रहा है कि पेन बोला गया कि कैन बोला गया वर्ड के साथ, मान लो अंडरस्टैंडिंग के साथ, अभी बुलवाने पे नहीं। अभी बस वो सोचो कि वो पेन और कैन वो क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं, कि समझ पा रहे हैं कि पेन बोला गया कि कैन। वो छोटे लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, फाइन लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन लेने लग जाता है बच्चा। तब हमें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स पे आकर
हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स में ये भी होता है कि जब आपका बच्चा वर्ड बोल रहा है और मान लीजिए आपने बोला जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी यस, तो बच्चे जब आप यस बोल को छोड़ते हो तो क्या उसको वो वर्ड समझ में आया कि लास्ट में क्या बोला गया? अगर बच्चे को सुनने की कैपेसिटी नहीं, ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स नहीं है, तो बच्चा ना पापा को भी नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पापा को जॉनी जॉनी भी नहीं सुन रहा होगा, यस भी नहीं सुन रहा होगा, पापा तो सुन ही नहीं रहा होगा वो। तो इससे हमें ये पता लग जाता है क्या मेरा बच्चा वर्ड पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, वर्ड पकड़ने लग जाता है। तो जब वर्ड पकड़ने लग जाता है तो उस वर्ड में लेटर को कितना पकड़ रहा है, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है, मैंने बोला पेन कैन, अब आपका बच्चा पेन उठा रहा है बार बार, जब भी मैं कैन बोल रहा हूँ तो पेन उठा रहा है, यानी कि वो वर्ड के लेटर को अभी समझ नहीं रहा। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल चेकआउट करना है आपको और उस पर देखना है कि कैसे इस पर काम करना किया जाता है। वो आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी बहुत सारी चीज़ें। ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स पे कैसे काम किया जाता है उस पर भी चीज़ें देखेंगे तो मिलेगी आपको। लेकिन हमें आपको आपके बच्चे में आई कॉन्टैक्ट चाहिए, हमें इमिटेशन चाहिए, जॉइंट अटेंशन चाहिए, प्ले थोड़ा मेथड चाहिए कि प्ले कर पाए बच्चा चीज़ों को लेके, और सेंसरी थोड़े से अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहेवियर सेंसरी बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो रहा हो फिर भी आप स्पीच के लिए बैठा रखे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इन सब स्पीच पे आने से पहले इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे पास है ना, जब बच्चा वन वर्ड बोलने लग जाता है, टू वर्ड बोलने लग जाता है, इमिटेट कर रहा है, अभी वो एट द टाइम नहीं बोल रहा है, अभी वो बस जस्ट इमिटेट करेगा। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स के बाद भी बच्चा ओनली इमिटेशन पे रहेगा कि आप बोल रहे हो तो वो बोल रहा है, वन वर्ड बोल रहे हो तो वन वर्ड बोलेगा, टू वर्ड बोलोगे तो टू वर्ड्स भी बोलेगा वो। लेकिन अब जब हम टू वर्ड्स बच्चा बोलने लग गया, वन वर्ड बोलने लग गया, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पैक्स, कम्युनिकेशन पैक्स के ऊपर काम। क्योंकि हर बच्चा है ना कम्युनिकेशन पैक्स को लेके काम करता है, हर बच्चा कम्युनिकेशन पैक्स को लेके करता है। अब कम्युनिकेशन पैक्स के भी बहुत सारी स्टेज है, 1 2 3 4, 4A 4B फिर 5 फिर 6, ऐसे करके बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो कम्युनिकेशन पैक्स का मतलब ये पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि जब बच्चे को आप पिक्चर दिखा रहे हैं तो कितने तरीके से जाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपने पेन का पिक्चर दिखाया और आपने बोला पेन उठाओ, बच्चा पेन नहीं उठा रहा, तो पहले क्या मेरा बच्चा वर्ड समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। सेकंड है कि जब बच्चा पेन उठाने लग गया तो आप अगर अपने डिस्टेंस में जाके रख दिया पेन को और आपने बोला कि जाकर लेकर आओ, अब बच्चा पेन, आपने यहाँ से बोला पेन लेकर आओ, बच्चा गया, बच्चा मिस कर गया, यानी कि बच्चे में वो वर्ड होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। और वर्ड होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो बच्चा वो नहीं बोलेगा। क्योंकि आप ये देखिए ना, आपको रिपीट करना पड़ रहा है चीज़ें। क्यों रिपीट करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में वो जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसकी होल्डिंग नहीं ले पा रहा, तो हम इधर से रिपीट करके देते हैं कि बेटा ये तुम्हें याद रखना है चीज़ें। तो जब आप होल्डिंग पे काम कर रहे हो, मेमोरी होल्डिंग पे काम कर रहे हो कि बच्चा किसी चीज़ को सुने और उसको होल्ड करके रखे और वहाँ पे जाके एक्शन ले, तो जो कार्ड उसको समझ में आ रहे हैं, जो पिक्चर उसको समझ में आ रहे हैं, क्या वो डिस्टेंस में भी जाके वो लेके आ पा रहा है? क्या वो थोड़ा सा टाइम लेने के बावजूद भी वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? अगर वो टाइम के साथ भी नहीं कर पा रहा है ना, तो हमें ये समझना है कि बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चों को ना वो इन्फॉर्मेशन समझ में ही नहीं आ रहा और जाते जाते बच्चा स्किप कर दे रहा है, रिटेंशन ही नहीं है बच्चे में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है हमें कि वर्किंग मेमोरी उसकी अच्छी हो, ताकि किसी इन्फॉर्मेशन को जब बोला गया है तो उसको होल्ड करके और उस पर एक्शन ले पाए। जब एक्शन लेगा तो फिर वो सोचेगा भी, उस वर्ड को बार बार घुमा रहा होगा अपने ब्रेन में, वो ऑडिटरी प्रोसेस उसका अच्छा चल रहा होगा, तो जाहिर सी बात है वो एक वन वर्ड में वो वन लेटर तो बोल ही जाएगा। ये होता है। तो जब डिस्टेंस में भी ले गए पिक्चर को, आपने ये भी देख लिया कि बच्चा डिस्टेंस में भी अब समझने लग गया है। जब डिस्टेंस में समझने लग गया तो उसी कार्ड को फिर हम कन्फ्यूजन स्टेट में लेके आते हैं, समझ रहे हो? तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला पेन, वही पेन जो मैं डिस्टेंस में लेके जा रहा हूँ, उसी पेन को लेके हम लोग 10 कार्ड रख देते हैं, पेन के लेके अलग अलग तरीके का पेन रख देते हैं या अलग अलग कार्ड रख देते हैं ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो। अब फिर जब आप पेन बोलो तो क्या बच्चा जाके एनालिसिस कर रहा है? ठीक है, जब एनालिसिस करने लग गया तब बच्चा समझने लग जाता है कि हाँ ये एक्चुअल है। अब आपने बोला कि आपको क्या चाहिए, तो उसके ब्रेन में ना वो पिक्चर तो घूम रहा है। अब जब पिक्चर घूम रहा है तो आपने क्वेश्चन पुट अप करना स्टार्ट किया, उस पर नए नए वर्ड कनेक्ट करने स्टार्ट किए कि पेन उठाओ, पेन लाओ, पेन दे दो,
तो बच्चा क्या करता है ना, उस पे एक्शन लेता है और एक्शन लेने के बाद उसे समझ में आता है कि ये पेन पेन पेन, और उसको वो बोलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर नीड बननी स्टार्ट हो जाती है कि यार मुझे जो समझ में आ रहा है मुझे देना है, मुझे जो समझ में आ रहा है मुझे करना है उस पर काम। नहीं करूँगा तो दिक्कत होगी, नहीं करूँगा तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो उसको समझ में आ रही है। समझ में आ रही होगी तो वो चीज़ को लेने की कोशिश करेगा, देने की कोशिश करेगा, और जब नहीं मिल रहा होगा, नहीं दे पा रहा होगा, वहाँ पे नीड बन जाता है। नीड बन जाता है तो बच्चा उसको रिस्पॉन्स दे देता है उस पर। इस तरीके से चलती है चीज़ें कम्युनिकेशन पैक्स के साथ, और बच्चा कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करता है। कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे स्टेप है। कम्युनिकेशन स्किल्स के हमने बात की हुई है पहले भी वीडियो में, आप जरा उसको सर्च करेंगे, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स का एक वीडियो है, उस पर जाइए, थोड़ा सा उसको थोड़ा देखिए डिटेल में, तो आपको समझ में आ पाएगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स के भी कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो ये बात हो गई। लेकिन कई बार बच्चों का इंटेलेक्चुअल इतना डाउन होता है कि बच्चा मुंह भी नहीं खोल रहा होता है। ये भी मैं बता दूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, हम जब भी हमारा बच्चा सीवियर लेवल पे होता है ना, एक माइल्ड लेवल पे तो आप ये वाला काम कर जाएंगे, लेकिन जब सीवियर लेवल पे होगा ना, तो आपको बहुत एंजाइटी होगी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को आपको ब्रेक करना पड़ रहा है, हर चीज़ को आपको तोड़ना पड़ रहा है, हर स्टेप को आपको इतना ब्रेक करना पड़ रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बताता हूँ। मैंने पहले भी वीडियो, स्पीच वाले वीडियो में मैंने बोला हुआ, जो पहले मैंने वीडियो बनाया, कि हम क्या करते हैं ना, बच्चों को जब बुलवा रहे होते हैं, माउथ ओपन करवा रहे होते हैं, तो बच्चा पहले माउथ ही ओपन नहीं करता। जैसे ओरल मोटर की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, कि आई कांटेक्ट हो जाता है, इमिटेशन आ जाता है, वर्ड आ जाता है, फिजिकल लेवल पे इमिटेट कर ले, तो ओरल मोटर की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा मुंह तो खोले, एटलीस्ट आ तो करे, ई तो करे, मुंह तो बनाए, कम से कम जो बोला जा रहा है उसको कम से कम वॉवेल तो करने के लिए माउथ तो ओपन करे। जॉ ही ओपन नहीं करेगा तो कैसे काम होगा आगे? तो लिप्स, जॉ और टंग, इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, जैसे सीपी बच्चे, डाउन सिंड्रोम बच्चे, डेवलपमेंटल डिले बच्चे, इनके ना जॉ लिप्स का इस पर कंट्रोल नहीं होता। क्यों? एक तो टाइटनेस का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, या तो हाइपोटोनिया का कॉन्सेप्ट, यानी कि ताकत ही नहीं होता जॉ में या लिप्स में या जॉ में, ताकत ही नहीं होता कि उसको यूज कर पाए। तो बच्चे को तो समझ में भी आ रहा होता है कि कैसे करना है, लेकिन जब ताकत ही नहीं है माउथ में, तो बच्चा उसको कैसे इमिटेट करेगा? तो उसका ताकत बनाने के लिए या उसका टोन को रिड्यूस करने के लिए, जैसे स्पास्टिक केस है, उसको उसमें टोन ज़्यादा हो जाता है माउथ में, उस टोन को रिड्यूस करने के लिए हमें काम करना पड़ता है ओरल मोटर इमिटेशन के ऊपर। उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे रिड्यूस करना चाहिए, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको ये समझना है कि क्या आपका बच्चा हाइपोटोनिया में जा रहा है, क्या बच्चा हाइपरटोनिया में जा रहा है, या आपका बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि पहले क्या करना है, सेकंड। जैसे मैंने बोला आई बोलो, आई, तो बच्चा क्या करता है, आ करता है लेकिन ई नहीं करेगा। अब कई बच्चे आ तो कर लेंगे लेकिन ई नहीं करेंगे, क्योंकि आ का फिक्सेशन हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि स्टेमिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। स्टेमिंग क्या है? वो फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। अब जब बच्चे को आ करवाना स्टार्ट कर दिया था मैंने सिखाना, तो मैं तो आ के साथ जब ई लेके चलने लग गया, तो ई बच्चा कनेक्ट, क्योंकि उसे लग रहा है कि माउथ ओपन ही करना है बस, तो ई को लेके समझाना पड़ता है हमें। तो जब आ ई करने लग जाता है बच्चा, या माउथ ओपन करने लग जाता है, टोन रिड्यूस होने लग जाता है, फिर हम आगे की तरफ आते हैं। जब बच्चा माउथ ओपन करेगा, वोवेल कनेक्ट करने लग जाएगा, आई, आउ, आए, उआ, या, पहले ये तो करे, फिर उसके बाद हम उसमें वोवेल जोड़ते हैं, जैसे काका, बाबा, टाटा, नाना, चाचा, पापा। फिर हम उसमें वोवेल के साथ ये लेटर भी जोड़ते हैं, जैसे बाबा आओ, बाबा गए, बाबा आई, पापा आए। हमने पापा बोला लेकिन आए, उआ, या हुआ, ये सब बोले बच्चा। इसी से वर्ड बनने लग जाता है और बच्चा आगे जाके एक बड़े बड़े सेंटेंस बनाना स्टार्ट करता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको डिटेल में समझना पड़ता है स्पीच को। ऐसा नहीं होता है कि मैंने 4 लाइन में बता दिया, कि बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं कि हाँ सिंपल शॉर्ट कर दो, सिंपल इंस्ट्रक्शन देने लग जाओ, आप बच्चे के साथ इंगेजिंग हो जाओ, बच्चे से क्वेश्चन पूछो, बार बार पूछो, या बच्चे के साथ गाना गाओ। हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। वीडियो बनाने से पहले हमें ये बात ज़रूर बोलनी चाहिए कि देखो, मैं ये बोल रहा हूँ लेकिन ये बच्चे पे अप्लाई नहीं होगा, हर बच्चे पे, किसी किसी बच्चे पे अप्लाई हो सकता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ये बोलना चाहिए हमें। लेकिन पेरेंट्स तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना, वो पैसा बचाने के चक्कर में अपने बच्चे को डिले तो कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है हम थेरेपिस्ट से, और नहीं करना चाहिए हमें ऐसा। तो हमें पहले ये डिटेलिंग करनी चाहिए बच्चे के बारे में, कि बच्चा है किस एज का, बच्चे का लेवल क्या है, स्किल सेट क्या है बच्चे में, बच्चे का वो स्पीच लैंग्वेज का लेवल क्या है, ये सब सारी चीज़ें देख के, प्ले स्किल्स का लेवल क्या है, इमेजिनेशन का लेवल, थॉट कंटेंट का लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें देख के हमें उस पर कुछ कमांड देना चाहिए और कुछ सिखाना चाहिए पेरेंट्स को। सो थैंक यू, आप इस पर काम कीजिए और अपने बच्चे में रिजल्ट देखिए। थैंक यू सो मच।